तो नमस्कार, इस समय देख रहे हैं आप bindiatv.com और मैं हूं आपके साथ पुष्पराज द्विवेदी। और आज हम बात करेंगे, आज शायद आपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यकाल है वो 7 साल पूरे हो गए हैं। इन 7 सालों का मैं आपको पूरा लेखा जोखा बताने वाला हूँ। जो व्यक्ति ना देखे होंगे ना सुने होंगे उनके लिए जो डाटा मैं निकाल के लाया हूँ, वो जो डाटा हैरान करता है। आप लोग जो देखे होंगे उससे तो कोई मतलब नहीं है मुझे, लेकिन जो डाटा उनका मैं निकाल के लाया हूँ, पूरा लिखा हुआ है मेरे पास। प्रधानमंत्री जी के आज 2555 दिन पूरे हुए इन 7 सालों में। पहले इस चीज़ को समझिएगा आप गौर से। 7 सालों का इनका पूरा लेखा जोखा, 7 साल में इनके 2555 दिन होते हैं, है ना। 70 साल में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना इस भारत देश में जिन्होंने ये नई नई हिस्ट्रियाँ जो ये लिखे हैं। इन 70 साल में इस देश को कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला ही नहीं जो इनके जैसे काम कर सके, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हों, चंद्रशेखर जी हों, कोई भी प्रधानमंत्री हों, इनके बराबर कोई भी काम नहीं किए हैं। अब वो काम मैं आपको आगे गिनाऊंगा कि इन्होंने काम क्या किया है। बार बार आप लोग सोचते होंगे क्या काम किया है, बार बार मैं वही गैस सिलेंडर पे नहीं आऊँगा, आज कुछ और बात करूँगा। फिर हर क्षेत्र में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, वो तो आपको बताया ही हूँ, है ना। 26 मई 2014, पहले आप चलिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन में जाके महामहिम के पास शपथ ली थी इन्होंने। 26 मई 2014 को पहली बार जब ये शपथ लिए थे, उसके बाद से ये देश में इन्होंने कितने दिन गुजारे। आप काम कहाँ करोगे? एक आम आदमी है, मान लीजिए कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप काम कहाँ करोगे? अपने ऑफिस में करोगे, अपने घर पे करोगे, या जब गाड़ी से आप रीवा से सतना जाओगे या सतना से दिल्ली जाओगे तब आप काम करोगे? काम तो दफ्तर में बैठ के ही होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने इन 2500 दिनों में किया क्या है, इसका पहले पूरा आंकड़ा आप लोग देखिए। इन्होंने जो इनकी चुनावी रैली है, चुनावी रैली, एक प्राइम मिनिस्टर को, खैर यहाँ का ऐसा रूल बनाए हुए हैं वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री को इस चीज़ की आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी पार्टी का वो करे, लेकिन अपनी ही पार्टी का इन्होंने 202 दिन तो इन्होंने चुनाव में सिर्फ लगा दिया। ये 2500 दिन के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसमें से 202 दिन इन्होंने अपनी पार्टी के रैली में लगा दिए, वहाँ पे दे दिए। फिर कितने दिन बचे इनके पास? तो फिर उसका आगे लेखा जोखा है। इन्होंने घरेलू उड़ानों में, घरेलू दिल्ली से बाहर और भारत के अंदर 470 दिन ये इसकी यात्रा किए हैं, अपनी घरेलू यात्रा किए हैं, जो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया, जो इन प्रधानमंत्री जी ने किया है। हर 3 दिन में, हर 3 दिन, ये एक कठिन हो जाएगा, हर 3 दिन हम नहीं बोल सकते, हर 3 दिन यदि बोलेंगे तो फिर उसका घंटे में निकालेंगे, तो हर 85 घंटे में इन्होंने पीएमओ छोड़ा। पीएमओ छोड़ना मतलब अपना घर छोड़ना, अपना ऑफिस छोड़ना। प्रधानमंत्री का घर पीएमओ ही होता है। हर आप 80 घंटे में अपना घर छोड़ रहे हैं और आप 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। जुमलेबाजी कहाँ तक चलेगी? कितनी चलेगी? कितनी झूठ बोल ली जाएगी? एक ना एक दिन तो आएगा वो चीज़ें सामने। फिर आगे की बात करूं तो ये तो आपके 80 घंटे इन्होंने पीएमओ को छोड़ा है और बाहर निकल गए। हर 12वें दिन इनकी चुनावी रैली होती थी, हर 12वें दिन। इन 2500 दिनों के इनके अंदर का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। 2555 दिनों में हर 12वें दिन इनको एक मीटिंग अटेंड करना है, एक चुनावी रैली है जहाँ पे जाना है इन्हें। आपको पता है, आपके घर में जब बच्चा पढ़ता भी है ना, और यदि पढ़ाई के काम में कोई दूसरा काम सामने आ जाए तो उस बच्चे को उस चीज़ से दूर रखना पड़ता है, उससे दूर रखते हैं, बाकी लोग संभालते हैं, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन रहते हैं। फिर हर 11वें दिन ये विदेश जाते हैं। इनका जो पूरा आंकड़ा है, हर 11वें दिन ये विदेश गए हैं।
एक प्राइम मिनिस्टर को इतनी फर्स्ट बात तो इतनी यात्राएं किसी प्रधानमंत्री ने की ही नहीं। मैं तो यहाँ तक का दावा करता हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी इतनी उड़ानें नहीं भरा होगा अपने कार्यकाल में जितनी नरेंद्र मोदी जी ने भरी। फिर इनके दूसरे मुद्दे पे आते हैं, इनकी दूसरी बातें करते हैं। इनके प्रचार प्रसार में आपको पता है कि भारत का कितना पैसा खर्चा हुआ है? इनके आने जाने, इनके ये जो चोंचलेबाजी तौर तरीकों में कितना पैसा लगा है? 7,658 करोड़ रुपए, 7,658 करोड़ प्रचार में लगे हैं, जो इनका प्रचार किया गया है। सरल भाषा में आपको समझाऊं तो प्रतिदिन हर एक दिन में पीएमओ का जो खर्चा है वो 3 करोड़ रुपए का है। प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री के अलावा और कोई नहीं रहता है। तो एक व्यक्ति के पीछे 3 करोड़ रुपए पर दिन पर डे खर्चा हो रहे हैं। और ये जो पूरा डाटा आपको बता गया मैं, जो ये अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने व्यापारी, अब निजीकरण की जो बात कर रहे थे, निजीकरण की बात करेंगे। बैंकों से जो इन्होंने लोन लिया, इन्होंने नहीं लिया, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग लिए, जो उद्योगपति लोग लिए, जो लोन इसलिए लिए कि लोन लेके भाग जाएंगे, मोदी चच्चा संभाल लेंगे उधर, ठीक है, ऐसे वाले लोग थे ये। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि व्यापारी जो कर्ज लिए वो 16,311 करोड़ रुपए, 16,311 करोड़ रुपए ये बैंक से, सरकारी बैंक से ये कर्जा निकला है। 16,311 करोड़ सरकारी बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति लोग लोन लिए, अय्याश लोग लोन लिए, जो अब हिंदुस्तान में उनका रता पता नहीं है। ये चच्चा जी के इसी कार्यकाल की कहानी है, अभी की बात है ये। फिर इसमें यदि बैंकों को हर दिन मिलाऊं पर डे में, हर दिन बैंक से 878 करोड़ रुपए लेते रहे। हर दिन, हर एक दिन में बैंक 878 करोड़ रुपए ये इनके जैसे देश से जो भागने वाले लोग थे ये लेते रहे ना लौटाने के लिए। जबकि सरकार किस सेक्टर में काम कर रही थी, वो किस लिए नहीं लौटा रहे थे? क्योंकि वो जान रहे थे पर डे उसी समय सरकार 312 करोड़ रुपए माफ करती रही। पर डे 312 करोड़ रुपए माफ करती रही सरकारी बैंकों का हिस्सा। जितने ये कर्जा दे रहे थे वो कर्जा पता है आपको कौन पाया होगा? वो जो कर्जा था वो इसी लॉबी के लोग पाए होंगे। गरीब आदमी को तो 1,000 करोड़ क्या, उसको 100 करोड़ क्या, उसको 100 रुपए का लोन नहीं देगा बैंक, तो उसी सेक्टर के लोग होंगे। फिर उसमें माफ करने की जब प्रक्रिया आई तो 312 करोड़ रुपए माफ करती रही सरकार बैंकों का। पर डे जा रहे थे उधर 878 करोड़ रुपए, 312 करोड़ पर डे इधर माफ भी हो रहे हैं। 6,83,655 करोड़ रुपए को माफ कर दिया गया। जितना उधर बैंक से निकला था, मैंने आपको बताया था ना, 16,311 करोड़ रुपए बैंक से ये लोन गया, निकला 16,311 करोड़। इसमें माफ कितना कर दिया गवर्नमेंट ने? 6,83,655 करोड़ को माफ कर दिया। ये सिर्फ एक बैंक की कहानी है, सिर्फ एक बैंक की। बैंकिंग सेक्टर में 4 बैंक होते हैं। एक ये बैंक हो गया आपका, गवर्नमेंट का बैंक हो गया, फिर एक प्राइवेट बैंक हुआ, फिर एक स्मॉल फाइनेंस हुआ, फिर एक और है। 4 बैंक हैं। ये तो गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंकों का ये हाल चाल है। और चारों बैंकों को यदि आप मिला लेंगे ना तो 18,34,690 करोड़ का लोन गया है।
18,34,690 करोड़ का लोन। क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी? जिसको ज़रूरत किस बेस पे उसको मिले ये लोन? यहाँ गांव में यदि व्यक्ति किसी नॉर्मल शहर में बैंक में लोन लेने जाएगा तो बैंक वाला साला उसका खेत तक देख के आ जाएगा कि उसका खेत कहाँ पे है, उसका ही है या किसी और का भी है। ये देश को इस तरह से ये लोग बर्बाद किए पूरी तरह से। जो आदमी, जो प्राइम मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और पर डे का उनका खर्चा 3 करोड़ से ऊपर का निकले, जो आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 70 साल में इतने प्रधानमंत्री आए गए, कभी नहीं हुआ। फिर हम रोजगार की बात करें, 130 करोड़ की आबादी में आपको पता है कि 70, 77 या कि 87 हजार रोजगार मिले हैं। 130 करोड़ की आबादी में 67 या 77 हजार सिर्फ रोजगार मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। 17 कंपनियों को इन्होंने बेच दिया। जो पब्लिक से, ट्रांसपोर्टिंग से जो जुड़ी हुई कंपनियां थी, उनको 17 कंपनियों को इन्होंने बेच दिया। 30 कंपनियों में ताला मार दिया। उन कंपनियों में ताला मार दिया जिनमें पब्लिक का ही पैसा फंसा था, पब्लिक से ही वो जुड़ी हुई कंपनियां थी रिलेटिव, उनमें ताला मार दिया। पैसा किसका अटका वहां पे? जनता का पैसा अटका। और उसी पैसे में वो दान में, वो जो जिन लोगों को दान बट रहा, उसी पैसे से वो दान बट रहे थे। ये तो मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का बनाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर देखना है तो आपको हर विभाग में जाके और इसकी जानकारी निकालनी पड़ेगी। पूरा डाटा आपके सामने आ जाएगा, आप पागल हो जाएंगे इसका डाटा पढ़ के। मुझे नहीं लगता कि 7 सालों में, 7 साल जब ये प्रधानमंत्री बने तब से अभी तक में ये कितने जुमले दिए देश को, कितने, मतलब क्या बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे। इतना बोलना भी चाह रहा हूँ, फिर भी मोदी जी के प्रति पता नहीं क्यों अंदर से प्रेम रहता है। ये बताते थे, ये जब विदेशी दौरों पे जाते थे तो ये विदेश से संबंध बनाने जाते थे अपने। इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मोटी मोटी जानकारी आपको बताऊं कि कोई भी विदेशी इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। भारत में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करते हैं? कोई तैयार नहीं है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। इनका लक्ष्य था कि हम 300 मिलियन डॉलर यहाँ पे विदेशों से ला के और यहाँ पे 300 मिलियन डॉलर और खर्च करेंगे। $300 मिलियन की बात छोड़िए, ये तो 50 मिलियन में भी अटक गए, 60 मिलियन में ये अटक गए। 50 से 60 मिलियन डॉलर में ही ये अटक गए। इसके आगे की राशि कहाँ मिलेगी इन्हें? ये स्विच बैंक को बताए थे कि स्विच बैंक में जो भी अकाउंट है वहाँ से लाएंगे, ये लाएंगे, फला करेंगे, ढेका करेंगे। कहाँ गया भाई फला ढेका? ये लोगों को चूतिया कैसे बनाते हैं, मैं एक और टॉपिक है मेरे पास, एक मुद्दा जिसके बारे में मैं कल बात करूंगा कि गरीब जनता को चूतिया कैसे बनाते हैं, गरीब पे तरीके से ही चूतिया कैसे बनाते हैं, उस बारे में मैं कल बात करूंगा। आज मुझे इनका यही डाटा पागल कर रहा। ये पूरे 7 साल इनका कार्यकाल पूरे हो गया, इनका 1 लाख ये नौकरियां नहीं दे पाए 7 साल में। सोचो कितने दुर्भाग्य की बात है।
कितने दुर्भाग्य की बात है। 130 करोड़ की जहां की आबादी हो वहां 1 लाख रुपए, 1 लाख नौकरियां ना मिले लोगों को। चलो चुल्लू भर पानी में डूब के मरने बरोबर है ये तो। आप यहां स्ट्रक्चर तैयार क्या कर रहे हैं? जो चीजें आप जिसकी बात करते हैं, जो वो छोड़ा था, जो राजीव गांधी, राहुल गांधी, उनका खानदान जो छोड़ा था, वही तो आज भी चल रहा है। नया क्या है? भीख मांगने का तरीका आपने नया ला दिया है। बदलाव क्या किया है आपने? किस सिस्टम को बदला था? कांग्रेस के समय में लोगों को शर्म आती थी इतना इतना पैसा खर्चा करने में। ये जनता का पैसा होता है, ये सरकार कहां से लाती है? ये सरकारें कहां से लाती हैं? ये जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है ये आता कहां से है? ये कोई पेड़ तो नहीं लगा है कि नरेंद्र मोदी जी या कि अमित शाह जाके हिला के लेके चले आएंगे। ये पैसा देश के ही किसी न किसी कोने से आता होगा ना, जो छल बल में जा रहा है आपके। चलिए खैर, ये तो चलता ही रहेगा। और आज एक आप लोगों को जानकारी बताऊं कि यही मोदी सरकार ने आज एक और चीज़ सुप्रीम कोर्ट में लाई है कि शायद इन लोगों को ये पता चल गया है, जितने भी बड़े बड़े मीडिया घराने थे, जो रखेल थे इनके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मीडिया घराने थे, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे वो रिपब्लिक भारत हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एनडीटीवी हो। एनडीटीवी का आदमी, एनडीटीवी के रजत शर्मा जी, इतने बड़े महान व्यक्ति, एक बात वो अरविंद केजरीवाल को एक बार बोल रहे थे कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं इमरजेंसी में जेल गया हूँ। अरे तो आप इमरजेंसी में जेल गए हो तो गए हो, वो आपको नहीं जानता, वो जेल नहीं गया, वो तुमसे भी आगे निकल गया। और आज जिस दिल्ली में बैठ के करते हो ना ये सब, केंद्र शासित प्रदेश ना होता तो वो बता देता आपको कि तुम रजत शर्मा क्या हो और अरविंद केजरीवाल वो क्या है। मैं कई न्यूज चैनलों को देखता हूं कि ये खुद सरकार, साला सरकार इनका, अरे जो धीरू भाई अंबानी अपना खुद का चैनल न्यूज 18 उसका है, आज जब वो खुद एंकरिंग करवा रहे हैं, उनके कर्मचारी खुद हैं, तो आप लोग क्यों? जितने मीडिया हाउसेस हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के रखेल हैं, टोटल रखेल हैं। किसी को कोई भी आज़ादी नहीं है, जिसको आज़ादी उसे लात मार के बाहर कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ना देखा हो, मैं देखा हूं, मेरे सामने की बात है, लाइव शो चल रहा था और पूर्णी प्रसून वाजपेयी और बाबा रामदेव, अंजना ओम कश्यप वहां पे बैठी थी और उन्होंने एक क्वेश्चन किया था बाबा रामदेव से कि बाबा तुम्हारी इतनी छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी कैसे पहुंच गई, इतनी बड़ी, इसका टर्नओवर इतना है, फिर आप लोग ये पैसे ट्रस्ट में दर्शा देते हो। उसी इतने शब्द में पूर्णी प्रसून वाजपेयी की नौकरी चली गई और भारत के अंदर उनसे बड़ा जर्नलिस्ट ना हुआ है ना होगा। किसी को उनका अनुभव देखना है ना, उनके ट्विटर हैंडल पे जाए, उनके बारे में पढ़े, तब समझ में आएगा उसे। आज जितने पत्रकार भाग रहे हैं ना, उन्हीं का अनुभव लेके लोग भाग रहे हैं। आज तक को कोई नहीं जानता था, उस आज तक को स्टैंड करने में उसी आदमी का हाथ था। लेकिन एक आदमी, सुरेश पुरी को ये लगा कि यदि ये आदमी रहेगा तो ये आदमी हमें विज्ञापन नहीं देगा, हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिए। फिर भी दिक्कत क्या है? जिसको पत्रकारिता करना है उसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार है यार। अब तो वो खुल बैठ के करते हैं, अपने घर पे करते हैं, जहां उनको टाइम मिला वहीं से वो करते हैं। उसके लिए कौन सा अब कुछ अलग से माइक लिए, अपना कैमरा लिए, अपना चालू हो गए। अनुभव तो उनके अंदर कूट कूट के भरा ही है। अब करो, क्या करोगे उनका?
और साले जो जो चैनल चलाते हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस से हैं, इन सब का लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा कमाना। अरे पत्रकारिता को तो तुम बेच दिए हो पहले ही। पत्रकारिता को ना बेचे होते तो मोदी का एजेंडा ना चलता। पत्रकारिता तो पहले ही बेच दिए हो। अब तो कुल मिला के तुम प्रवक्ता बने हो सब लोग। जितने भी न्यूज एंकर टीवी में बैठे हैं, ये सब क्या हैं? टोटल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, टोटल प्रवक्ता हैं। कांग्रेस को तो प्रवक्ता भी नहीं मिलता। इनको प्रवक्ता मिल जाते हैं, कांग्रेस को प्रवक्ता ही नहीं मिलता। अभी आज एक कानून लाए हैं ये लोग, हाई कोर्ट में कुछ था कि सोशल मीडिया में ये लोग पाबंदी ला रहे हैं। हमारी आपकी जो आज़ादी है उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अब ये समझ गए, मैं कई बार बोला हूं कि ये माइंड को हैक करते हैं ये लोग। तो अब इन्होंने एक नया चलन लाया है कि अब सोशल मीडिया में पाबंदी लगाएंगे। ट्विटर, फेसबुक, अरे इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। ये इनके जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। जितनी आबादी नहीं है उतने फेसबुक यूजर हैं। आज के डेट में जितनी दुनिया की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा फेसबुक के यूजर हैं। उसे बंद करने में पसीना आ जाएंगे, चाहे कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो। जब आप किसी एक चीज़ का गुस्सा नहीं झेल पाते हो तो इतने बड़े पैमाने पे आप गुस्सा झेल लोगे? ऐसी गलती भी ना करें ये लोग, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और फिर वो आपका क्या लेके चल रही हैं? वो तो इंडिपेंडेंट चल रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो बनाया ही है, पब्लिक के लिए। आपके रोकने से वो रुकेंगी नहीं। तो आप फालतू में बीच में टांग अड़ा के और ज़्यादा कचड़ा ना हो जाए आपका। अब बाकी ये रिपोर्टें चलती रहेंगी। आज की कोई ख़ास खबर ऐसी है नहीं। यही थी जो आपको बताया कि सरकार ने एक लाया है, उसमें बिल लाया है कि पाबंदी लगेगी। जो आम आदमी की जो आज़ादी है ये सोशल मीडिया के थ्रू, उसमें कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। लगे भी, वो सबके लिए ज़रूरी है ना। और सुशील कुमार का सुने होंगे आप लोग। सुशील कुमार का भी चल रहा है, गया अंदर बेचारा। अब बताइए, इतने बड़े पैमाने में पैसा कमाने वाला व्यक्ति, इतना गोल्ड मेडलिस्ट जो आदमी हो, और इनके जैसे लोग ऐसे धंधे में उतारू हो जाएं, तो फिर देश किधर जाएगा? जिस व्यक्ति को देख के लोग उससे मिलने के लिए एक ऐसा सेलिब्रिटी बन गए थे वो, और वो कहाँ जाके गंदगी में क्या कर रहे थे। अब तो साबित हो गया है, और लोगों का सेंटिमेंट भी ऐसा जा रहा है कि इसको फांसी हो। देखिए क्या होता है। मीडिया भी इसे इतना बड़ा वो बना दी है, इशूज़ बना दी है कि साला हर प्लेटफॉर्म में लगता है कि सुशील कुमार देशद्रोही है। पहले उसे देखो, उसको समझो, विवेचना हो, उसमें कोर्ट कार्रवाई करेगी। मैं न्यूज़ चैनल देख के परेशान हो गया हूँ यार। न्यूज़ चैनल देखता हूँ तो कोई बोलता है कि ये पूरे देश का ठग था, ये पूरे देश का ये था, फला था, ढिका था। अरे भैया, तू ही सब कर लेगा। और जो आज मैं आपको बताया कि ये जो मीडिया की आज़ादी छीनने वाली बात मैं जो ये बताया हूँ आपको कि सोशल मीडिया पे रोक लगेगी। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो बिजनेस होता था वो मीडिया में होता है, इंटरनेशनल मीडिया में। ठीक है, आपको पता है कि सोशल मीडिया आने के बाद उसका ग्राफ कितना नीचे गिरा है? उसका ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है। कोई भी चैनल स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारी टीआरपी कहाँ गई, लोग किधर चले जा रहे हैं। लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि जरिया उनको मिल गया है। जरिया उनको क्या मिला? यूट्यूब मिला, फेसबुक मिला, इंस्टाग्राम मिला, उनको कई साधन मिल गए। तो लोग न्यूज टीवियों को भूल गए। जब वो टीवियों को भूल गए तो जब वो करोड़ों का बिजनेस जो आदमी कर रहा है, जब उसका बिजनेस धीरे धीरे डल होने लगेगा, वो पता है कि वो है तो सब समर्थक, जो इतने बड़े पैमाने पर अरबों का खेल कर रहा है वो मोदी का दोस्त होगा या कि उनके पार्टी का या संघ का दोस्त होगा।
तो वो उस नुकसान को बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उस नुकसान को वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो उसका ठीकरा वो जनता पे फोड़ेगा, जनता की आज़ादी पे फोड़ेगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, अब ऐसा होगा नहीं। अब ये चीज़ें चलेंगी और बहुत दिन तक चलेंगी। सोशल मीडिया कहीं से कहीं तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बंद हो सकता है, और ना किसी सरकार में इतनी हिम्मत है कि वो बंद करके दिखा दे। किसी सरकार में नहीं है। आज आप फेसबुक को बंद कर दोगे, कल कोई नई फेसबुक लॉन्च कर देगा, लोग फ्री में बांट देगा। क्या करोगे क्या आप? कल आप व्हाट्सएप बंद करवाओगे, कल कोई नया वर्जन का लाके फेंक देगा मार्केट में, फ्री में फेंक देगा। फिर क्या करोगे आप? आप रोज बंद करो, कोर्ट का यही काम बचेगा कोर्ट के पास। फिर तो कोर्ट सरकार को ही लताड़ेगा कि आप जाओ बाहर भैया। संविधान से छेड़छाड़ बहुत महंगा कभी कभी पड़ जाता है, और सरकारें ये समझ जाएं कि संविधान से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। बाकी सब कुछ तानाशाही अपनी करते रहें, और बड़ा पेट जब तक है तब तक कुछ न कुछ होता ही रहेगा। इसी के साथ आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कम से कम व्हाट्सएप पे, फेसबुक में, इन जगहों पे तो शेयर कर दें ताकि और लोग देख सकें।